तो हुआ कैसे है ना कि आप लोगों ने देखा ना कि जब आप कह रही थी तो बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा हो रहा था कि खत्म करो भाई। तो रिस्क है। आप लोगों ने देखा कि इस वर्किंग टुगेदर के इस नए प्रारूप के द्वितीय अवतरण में आखिरी पड़ाव पर ही केवल उद्देश्य दिख रहा था। अगर ये न होता, ये 3 भगिनी न आती, तो हमें यहां से कोई उद्देश्य न मिलता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको जितना धन्यवाद दे सकता हो वो शायद कम पड़ने वाला है। बच्चा से आदरणीय मेरे समझनी, आदरणीय भगिनी मंडली, लेडीज, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं। दिन भर अच्छी चर्चा हुई। खटीक साहब और नंदा साहब का हम लोगों ने धन्यवाद दिया। जितना भी दे उतना कम है, बिकॉज आज पूरा दिन भर इस पटल पर, इस कैनवास पर जो भी कोई चित्र हमने सबने बनाने का ये वर्किंग टुगेदर, मुझे नहीं पता था कि एमसीएल में पहले भी ये प्रयोग होते थे। मेरा एमसीएल के बारे में कोई अनुभव भी नहीं था। मुझे हमारे चेयरमैन साहब PM प्रसाद साहब ने ये बात बताई कि कौन ने ये वर्किंग टुगेदर की वहाँ प्रैक्टिस रही थी, आप जाकर उसको दोबारा से चालू करो। तो साथियों, केवल उनका मार्गदर्शन है, उनकी सलाह है और उन्हीं का ये प्रयास है कि आज वर्किंग टुगेदर के इस नए अध्याय में, द्वितीय वर्ष में आ गए। साथियों, वर्किंग टुगेदर में सारी बातें हुई, आगे भी होती रहेंगी, बट मैं आपको इस माध्यम से वो बताना चाहूँगा कि हमारे परम आदरणीय माननीय कोयला मंत्री रेड्डी सर हमें अलग अलग समय पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्या दिशा देते हैं, क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या विजन देते हैं। उनके विजन में एम्प्लॉइज में पर्टिकुलरली वुमन एम्प्लॉइज के अलावा हाउसवाइफ्स जो एम्प्लॉइज नहीं हैं लेकिन इस उद्योग से सीधे तरीके से जुड़ी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, हमारे आसपास की कम्युनिटी, ये बहुत बड़ा महत्व रखते हैं और इनका वेलफेयर, इनके लिए दायरा बढ़ाना, ये अविरत उनकी तरफ से मार्गदर्शन देता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्चुअल कैंप्स के इंस्पेक्शंस, उनका आग्रह रहता है कि अधिकारी कॉन्ट्रैक्चुअल कैंप्स के इंस्पेक्शन कर उसके स्टैंडर्ड्स देखें।
हॉस्पिटल्स की इंस्पेक्शंस करें, कैंटीन के इंस्पेक्शंस करें, उसके बाद में स्कूल्स के इंस्पेक्शंस करें, वुमन सेंट्रिक एक्टिविटीज, महिला केंद्रित एक्टिविटीज को बढ़ावा दें, डॉक्टर्स की एडिक्वेसी। हम अभी 2 मिनट के लिए ये विषय बात रखेंगे कि एमसेल की स्थिति क्या है। जो हमें मार्गदर्शन मिलता है वो पहले सुन लीजिए। डॉक्टर्स की एडिक्वेसी, नर्सेस की एडिक्वेसी, हॉस्पिटल स्टाफ की एडिक्वेसी अदर देन डॉक्टर्स। फिर उन्होंने ये तक कहा है, अगर आपको सुविधा होती है, अगर आपको किसी प्रकार से आपकी कुछ असुविधा, कुछ दिक्कत दूर करने का प्रयास कर सकते हो तो टेलीकंसल्टेंसी में भी जा सकते हो डॉक्टर्स के लिए। उसके बाद में क्रीच, पानाघर बच्चों के लिए फैसिलिटी, बायो टॉयलेट्स, इन जनरल वेलफेयर का फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना, उसको थोड़ा सा विस्तृत करना, जो भी हमारा फ्रेमवर्क है उसको और दायरा बढ़ाना उसका। जन औषधि केंद्र केवल अपने लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए नहीं, तो कम्युनिटी के लिए भी, आसपास के विलेजेस के लिए भी ये फैसिलिटी को अवेलेबल करा है। यूनिफॉर्म अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। शायद आज वो विषय असर निकला नहीं यूनिफॉर्म का, बट यूनिफॉर्म अंडर इम्प्लीमेंटेशन है सभी के लिए। देन 10th एनिवर्सरी रहेगी 21 जून, वर्ल्ड योगा डे, उसको बहुत बढ़िया से मनाने के लिए इवन उन्होंने ये तक आदेश दिया है कि कोल इंडिया के जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग भी अलग अलग जगह पर जाए। हम लोगों को भी निर्देश है कि हम लोग भी लोगों के बीच में जाए 21 जून वर्ल्ड योगा डे के लिए। फिर क्लोज्ड माइंड्स, उसको सही तरीके से बंद हो, उसकी रिस्क खत्म हो, उसका रिपर्पसिंग हो, उसमें कोई टूरिज्म या और कुछ किसी प्रकार के प्रयास हो सकते हैं क्या? ये सारी चीजें आदरणीय और माननीय कोयला मंत्री सर की तरफ से लगातार हम लोगों को मिलते हैं। आप लोगों तक पहुंचाने का ये अच्छा जरिया था, ये अच्छा प्लेटफॉर्म था, तो मैंने इसका फायदा उठाया। लेकिन आपने सुना साथियों कि अगर इतना हो गया है, मैं नोट करके रखा था मैंने अपने मोबाइल में, पढ़ कर सुनाया आपको कि मैं मिस न करूँ कोई चीज को। तो सारे विषय एक साथ में आ गए। अब दिन भर हमने जो चर्चा की, अगर कोई विषय छूट भी गया हो तो वो भी विषय आ गए। हमारे देश का नेतृत्व, हमारे लिए जो मार्गदर्शन है वो इतना सक्षम है, इतना परिपूर्ण है कि हम लोग अगर इतना भी करते हैं तो भी बहुत कुछ हो सकता है। इस वर्किंग टुगेदर की दिशा क्या होनी चाहिए? हम सब लोगों ने प्रयास किया आज दिन भर, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने डाइवर्सिफिकेशन, तो किसी ने इन्वेस्टमेंट, तो किसी ने कुछ, सब अपने अपने तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया। बट एब्सोल्युटली इसमें से क्या दिशा उठानी चाहिए, क्या दिशा लेनी चाहिए हमें? सारी दिशाओं में तो नहीं जा सकते, फिर दिशाहीन की बात होगी। 10 दिशाओं में कैसे जा सकते हैं? आज ये फोर्स है, एमसीएल एक ताकत है, तो इसका एक कंबाइंड उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना। चर्चा अनेक विषयों पर होगी, लेकिन चर्चा किए हुए हर मुद्दे पर तो संभव नहीं होगा कि हम कार्यालय करेंगे। तो साथियों, मैं आपको बताता हूं कि हमें दिशा कौन सी पकड़नी है। हमारे पास हमारी कंपनी का मिशन है,
हमारे पास हमारे कंपनी का विजन है जो पब्लिक डोमेन में है, नेट में अवेलेबल है, हम सब लोगों को मालूम है। हमारे बोर्ड्स में कहीं कहीं पर माइंस में या कॉर्पोरेट ऑफिसेस में पेंटिंग किया हुआ है। हम लोग ऊर्जा क्षेत्र की कोर सेक्टर इंडस्ट्री है, कोयला उत्पादन 29% कोल इंडिया का हिस्सा है, हम 21% हम लोग इस देश का हिस्सा है, है। फिर हमारे पास में डीएम साहब ने बड़ा विस्तृत तरीके से बताया कि हमारे पास में आर्थिक सबलता भी है। अब आगे हमारे उद्देश्य क्या होना चाहिए, 2 कैटेगरी में बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताऊंगा। एक जो बाह्य है एंड एक जो इंटरनल है। सो मैं पहले बाहर बाह्य उद्देश्यों पर बात करूंगा, देन इंटरनल विषयों पर आऊंगा। आज करीब करीब हम लोग आप सबके प्रयासों से, मेहनत से कोल एडिक्वेसी की रेजिम को छूना शुरू कर दिए हैं। जितना हम लोगों ने आंकड़े बताया कि इतना पावर प्लांट्स में है, इतना कोल इंडिया में है, इतना एचसीएल में है एंड इतना प्रोडक्शन करने की अपनी तैयारी है। फिर मैं आगे जोड़ भी सकता हूँ कि फिर बलभद्रा आ रहा है, सुभद्रा आ रहा है, फिर सीआरपल 18 मिलियन किया, वो 50 मिलियन करेगा, फिर बाद में लखनपुर 40 मिलियन किया, उसको 60 मिलियन बना है, फिर एडी साहब का माइन का 39.2 की जगह पर इसी साल 50 मिलियन का माइनिंग प्लान आने वाला है, फिर वो 75 तक ले जाने वाला है। फिर इस प्रकार से मैं आपको 400 मिलियन टन के आंकड़े एकदम पाठ है जोड़ के दे सकता हूँ। आंकड़ों में क्या रखा है, रखा है जिम्मेदारी में। हम लोग इस देश को जितना कोयला चाहिए उसकी आपूर्ति कर रहे हैं कि नहीं, बात वो है। बात ये नहीं है कि हम 200 मिलियन टन कर रहे हैं कि 400 मिलियन टन कर रहे हैं। हम विश्वसनीय तरीके से जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन कर पाएंगे कि नहीं, विश्वसनीयता दे पाएंगे कि नहीं, रिलायबिलिटी दे पाएंगे कि नहीं। आंकड़ों का मतलब केवल वहीं तक सीमित है। बट व्हाट नेक्स्ट, चलो अभी वहां तक तो आ गए। डीटी साहब ने फिर क्वालिटी एंड कोल एंड फिर स्टॉक पर भी काफी कुछ बोला, तो उसको एक समस्या की तरीके से भी लिया जा सकता है, उसको एक असेट के तरीके से भी लिया जा सकता है कि हमारे पास कोयला है। उसको एक समस्या के तरीके से भी लिया जा सकता है कि फिर इस कोयले में फायर हो जाएगी तो इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी तो वगैरह वगैरह। बट चलो ओके, वो टॉपिक बाजू रखते हैं। बट एडिक्वेसी के साथ में अब आता है हम इंपोर्ट का रिडक्शन कर पाएंगे कि नहीं। बिकॉज लॉट में की कोयला हम लोग पावर ग्रेड का कोयला इंपोर्ट भी करते हैं। तब सबसे पहले बात आएगी कमर्शियल माइनिंग एंड इंपोर्ट्स की तरफ अगर हम लोग घूम जाते हैं तो हम अपनी गुणवत्ता, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर लें। हम लोग मार्केट फ्रेंडली है कि नहीं, हम लोग मोनोपोली से कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो क्वालिटी का डोमेन है इसमें हम लोग ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, या फिर किसी मातृ शक्ति को यहाँ पर आकर ये सब बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ होने वाला है। हमको ट्रांसपेरेंट रहना होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जिससे कि हम लोग कोल इंपोर्ट्स जो है इस देश के उसमें अपना सहयोग दे सके। उसके बाद में हम लोग कुछ लॉजिस्टिक कॉस्ट की अगर बात करें, वो देखिए कि कोयला 1000-1500 किलोमीटर दूर जाए तो वहां पर उसका कन्वर्शन है इलेक्ट्रिसिटी। यह 1000-1500 किलोमीटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ना होते हुए अगर यहीं पर हम लोग पावर में कन्वर्ट करते कोयले को आसपास में, पिटेड पावर प्लांट्स बोलते हैं उसको, तो इस देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट के खर्चा बच सकता है। फिर कोयले के इंपोर्ट की डायरेक्ट हमने बात की, पावर ग्रेड कोयले की बात की, कोकिंग कोल को मैंने छुआ नहीं, वो अलग डोमेन है, वो इस सभा में डिस्कस नहीं हो पाएगा। बट ऐसे अनेक केमिकल्स हम लोग लेते हैं, करीब 1.5 लाख करोड़ के हर साल, जो कोयले से बन तो सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट और भी कुछ है।
जो कोयले से बन तो सकते हैं अगर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जनरेटेड रहे एंड कोयला हमारे पास अवेलेबल रहे तो इसमें से कुछ इम्पोर्ट्स रुक सकते हैं, कम हो सकते हैं, ये पैसा बचा सकते हैं। रकम बहुत बड़ी है, 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का, बहुत बड़ी रकम होती है। सो हम लोग उस दिशा में अपना दायित्व देखें, जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करें। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को जहाँ जहाँ पर हमारा कोर सेक्टर है, जैसे हम रेलवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जहाँ जहाँ पर हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है वहाँ पर हम लोग भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उसके रिटर्न्स बहुत ही कमजोर आते हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। फिर वो हमारे लिए डेडिकेटेड तो होता नहीं है, सबके वापर में आता है, पूरे पब्लिक के वापर में आता है। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें हम लोग, फिर मैंने बताया कंप्लाइंट कंपनी, नियम कानून का पालन करना, हम सरकारी हैं। सो हम लोगों का ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ से आएगी। हम लोग हर चीज़ का कंप्लायंस बराबर कर रहे हैं, हम लोग कंप्लाइंट कंपनी होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल, इन सब चीज़ों को होना चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। इस देश में हमेशा ही एक कंपार्टमेंट रहा है कि एम्प्लॉयमेंट। सो हम लोग कोई CSR एक्टिविटी कर रहे हो या कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहे हो या किसी एक्टिविटी को फ्यूचर में नए सिरे से हम लोग सपोर्ट करने वाले हो, सो उसमें हम लोगों ने देखना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई चांस है, उसके तरफ हमने ज़्यादातर देखना चाहिए। तो साथियों, हम लोगों के लिए विजन, हम लोगों के लिए फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज, ये 10 दिशाओं में घूमने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। इनमें से हम लोग अगर अपने आप को फोकस रखें तो मुझे लगता है बाह्यांगी आउटवर्ड्स हमारी एक्टिविटीज की दिशा तय हो जाती है कि हम लोग अपना क्वालिटी सुधारें, अपनी कंपनी में रूल्स रेगुलेशंस का कंप्लायंस लाएं, एंड हम लोग लिक्विड पावर प्लांट्स या फिर कोयले को केमिकल में परावर्तित करके हम लोग इंपोर्ट्स में कमी लाए। कोयले के अलावा कोयले से जो जो बन सकता है, उस देश को जो जरूरत है वो बाहर देशों से लाना पड़ता है, उसमें अपने लिए हम लोग जिम्मेदारी ढूंढें एंड उसको पूरा करने का प्रयास करें। हैविंग सेड दैट, सबसे बड़ा मुद्दा देखो, ये जो चर्चा हो रही है ये केवल आपके लिए मार्गदर्शक है, जिम्मेदारी हमारी सबसे ज़्यादा है उसमें। बट अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल हेल्थ, दिए करने वाला जो कंपार्टमेंट होता है। मेरा अटेम्प्ट सही निकला, मुझे जो चाहिए था वो हो पाया। 3 आदरणीय महिलाएं आई एंड उन्होंने जो अपेक्षा व्यक्त की है, साथियों ये अपेक्षा अगर हम लोग पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमारे इस प्रकार के गैदरिंग्स, हमारे इस प्रकार के अचीवमेंट्स एक तरफा रह जाएंगे। सिक्के की एक बाजू हमारे सामने जो दिख रही है बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन अदर साइड मैं डार्क ये शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन विजिबल नहीं है। तो थैंक यू आप तीनों को कि उसको आपने थोड़ा थोड़ा विजिबल किया। बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें लानी होती है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये हमको एक मिशन मोड में एक्टिविटी लेनी होगी, मुश्किल नहीं है। आप जरा सोचो ना, इतना सारा कोल प्रोडक्शन जो कॉन्ट्रैक्चुअली होता है तो बाकी भी वेलफेयर फैसिलिटीज भी तो कॉन्ट्रैक्चुअली पूरी करनी है। फंड्स, उसमें भी आप लोगों ने दिन भर सुना, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। मैं लोगों को कोल कंपनीज में भी साथी ड्यूटी किया, यहाँ पर संडे डिप्लॉयमेंट, OT डिप्लॉयमेंट पर इस प्रकार से या इससे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हमने एड्रेस करी है कि कंट्रोल करो, कोऑपरेट करो हमको।
स्टेयरिंग कमेटी हुआ करती थी, जेसीसी हुआ करती थी, उन सम्मानीय सदस्यों को बिठाकर मंच पर ये गुहार लगाई जाती थी कि नेटवर्क निगेटिव में जा रही है, आप थोड़ा कोऑपरेट करो। कम से कम बारिश के दिनों में तो हम बारिश के दिनों में कदम संडे के दिन नहीं चलाएंगे। हम लोग कहाँ पर हैं, कितनी व्यवस्थित परिस्थिति में है। ये इतना सारा एडवांटेज अगर एक एक घर तक एक एक एम्प्लॉय तक नहीं पहुंचे तो कैसे? कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड मुझे लगता है ना कि कोई भी चीज की शुरुआत अगर एक बार हो जाती है तो उसका पूरा होना पक्का है। मुझे लगता है कि आज जो इस मंच से शुरू हुआ वो आदरणीय महिला ने जो बात को छेड़ा है, एक साल के बाद में मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे, यानी जो मंच पर है एंड जो सामने बैठे हुए हैं, आप सबसे, कि ये परिस्थिति बदलेगी। हम लोगों को एक जिद, एक जुनून, एक मिशन मोड के साथ में इन चीजों को टारगेट करना पड़ेगा। इलीगल ऑक्यूपेशन, क्वार्टर्स की कंडीशंस, अलोकेशंस में ट्रांसपेरेंसी, एंड सबसे बड़ी बात है लोगों में विश्वास। इन चीजों पर हम अगर वर्कआउट करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है प्रायोरिटी में, शायद प्रायोरिटी में नंबर 1 नंबर 2 इसमें है ही दोनों से, दैट इज सेम प्रायोरिटी पर मेडिकल फैसिलिटीज। क्या इस मंच की आवश्यकता पड़नी चाहिए किसी को अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए? कहते डिमांड नहीं थी, ये दुख था जो व्यक्त हुआ कि हमें जिस प्रकार के डॉक्टर्स चाहिए, जिस प्रकार से हमें कन्वीनियंट है, उस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। टिपिकल होता है, रिक्वायरमेंट्स बहुत टिपिकल होती है, बट वो टिपिकल रिक्वायरमेंट्स को हम लोग पूरा करने का कोई तो जरिया निकालना होगा। मानता हूं ये समस्या आज की नहीं है, ये एज ओल्ड है। मेरा 38 साल हो गया और जब से देख रहा हूं ये समस्या पहले भी चली। ये कोई ऐसा नहीं कि इस कंपनी में है, 6वां राज्य 5वीं कंपनी है मेरी नौकरी करने, ये प्राय सब जगह पर थोड़ा थोड़ा फर्क से आया। लेकिन ये कहकर इसको विरोधी कारपेट या इसका समर्थन तो नहीं किया जा सकता है। कुछ सोचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं आप लोग सब एकदम ज्यादा सीरियस हो गए? हाँ, बहुत सीरियस होने से कुछ होगा नहीं है। थोड़ा सा हमको चीज़ों को समझना ही पड़ेगा कि यस पर वर्कआउट करना पड़ता है। मैं 2 लाइन बोलता हूँ। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से आगे निकल गया। सीरियस होने की जरूरत नहीं, हमको अपने ही तय करना होगा कि यस हम कमिटेड हैं कि हम इसमें से हट निकालें। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका, मगर जो फिर से उड़ सका वो जिंदा है। तो साथियों, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बट हमारे अंदर वो मन की मजबूती रहनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए
कि हम इस पर काम करेंगे। समस्या के सामने हम लोग सीरियस होकर झुक जाए, इससे ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा कि थोड़ा सा सीरियसनेस को कम करके अपने जोश को बढ़ावा दो, अपने कमिटमेंट को बढ़ावा दो। हम ये मान लें कि अब हमने ठान लिया कि 1 साल के बाद में शी विल बी स्पेशली इनवाइटेड। वही महिला यहाँ आकर कही एंड हम ये आश्वासन दें कि उन्हीं के तरफ से हम सुनेंगे। एक और सुझाव है, HR साहब अगर राजी हो तो हम लोग ट्रेड यूनियन या फैमिली मेंबर्स के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कही थी। बट मैं ये कहूँगा कि सब वर्किंग टुगेदर में ये जो कंपार्टमेंट है जो अभी हमने चर्चा की और जानबूझकर मैंने मिनिस्टर सर जो अपने को बार बार मार्गदर्शन देते हैं वो विषय वुमन सेंट्रिक ही है। उसमें महिलाओं को ज़्यादा यानी महत्व दिया गया है, उनके बारे में ज़्यादा यानी सेंसिबिलिटी दिखाई गई है। सो व्हाई नॉट, अगर यूनियन में या अदरवाइज भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम लोग बेयर मिनिमम एक फिगर तय कर लें कि उतना रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट करवाएंगे। सेहत तो तब सुधरेगी ना जब हम सुनने की हिम्मत रखेंगे। 2-4 दिन थोड़ा सा इधर उधर फीलिंग हो जाएगी, लेकिन बाद में काम ही करना पड़ेगा ना। सो विद दिस साथियों, पुनः एक बार आप सबको इस बहुत अच्छे एक्सेल के परफॉर्मेंस की बधाइयाँ। आपको आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खट्टे साहब, नंदा साहब को जी भर के सराहना। थैंक यू, बहुत सुंदर आयोजन किया। डायरेक्टर HR साहब को धन्यवाद कि लगातार दूसरे साल में यह प्रयास अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। धन्यवाद जिन्होंने इस उद्देश्य को पूर्णता की तरफ लेकर दी, अदरवाइज ये न होता तो शायद ये अपूरा ही